दोस्तों जिसको भी गेम खेलना पसंद है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ग्राफिक कार्ड उसके कंप्यूटर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसे चाहिए 60 FPS और अच्छी परफॉर्मेंस उसकी गेमिंग के लिए। लेकिन अब चक्कर क्या हो गया है, ग्राफिक कार्ड्स के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि सब लोग सोच में है कि ये क्यों बढ़े और कब तक ये नीचे आ सकते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों पहले एक टाइम था कि 20,000 रुपये का बजट एक ग्राफिक कार्ड के लिए बहुत ही बढ़िया बजट माना जाता था कि इतने हजार रुपए में हम अच्छा सा ग्राफिक कार्ड ले लेंगे और 60 FPS हमें आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अब चक्कर क्या हो गया है, लोगों की कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ गई है। उनके पास 4K का मॉनिटर है, कईयों के पास डुअल स्क्रीन मॉनिटर है और कईयों ने और भी ज़्यादा मॉनिटर लगा रखे हैं। तो उनकी गेमिंग के लिए उनको महंगे ग्राफिक कार्ड पर जाना पड़ता है, ड्यूल ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो तो खैर अपनी ज़रूरत पूरी कर ही लेंगे, जब उन्होंने इतने महंगे इक्विपमेंट्स ले रखे हैं तो वो महंगा ग्राफिक कार्ड भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है बजट गेमर्स के साथ, क्योंकि मैं भी एक बजट गेमर ही कह सकते हो आप, क्योंकि मेरा भी ग्राफिक कार्ड ज्यादा महंगा नहीं है। मैंने भी वो करीबन 12-13 हजार के बजट में ही लिया था, ऊपर से उस पर टैक्स भी देना पड़ता है तो बजट वहीं से गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये देखते होंगे कि बाहर के देशों में ग्राफिक कार्ड के प्राइस सस्ते हैं और यहाँ पे आके वो महंगे हो जाते हैं। खैर वो तो एक अलग बात है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अब ग्राफिक कार्ड के प्राइस बड़े हैं, बाहर भी बड़े हैं और यहाँ पर आने के बाद तो बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और बाकी के जो टैक्स वैक्स लगाकर जो भी बन जाता है रेट, वो इंडिया में आकर करीबन $50 महंगा हो ही जाता है। क्योंकि ग्राफिक कार्ड सारे बाहर के देशों में बनते हैं, इंडिया में कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं बनता। तो बाहर से कोई चीज़ आएगी तो उस पर शिपिंग चार्जेस वगैरह, तो ये सब जो चार्जेस लगते हैं वो तो लगेंगे ही, जिसकी वजह से ये महंगे हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ ही टाइम पहले मेरे दोस्त ने एक PS4 मंगाया था, हालांकि वो ग्राफिक कार्ड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वो भी आता है। तो वो था 26,000 का वहां से जब उसने खरीदा था, और उस पर उसने 14,000 का टैक्स, शिपिंग वगैरह कुल मिलाकर इतना पैसा दिया था उसने उस पर। तो करीब 50% से भी ज्यादा का पैसा उसने उस PS4 पर दिया था। अब बात करते हैं कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस पूरे वर्ल्ड वाइड में कैसे बढ़ गए हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन है क्रिप्टो करेंसी। जब से क्रिप्टो करेंसी का मामला मार्केट में आया है, लोग पागलों की तरह ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हैं और जीपीयू माइनिंग करने। पहले बिटकॉइन का टाइम चल रहा था, लेकिन बिटकॉइन के साथ एक अच्छी बात ये थी कि बिटकॉइन के लिए एक अलग से कंपोनेंट आता था, ASIC बेस माइनिंग बोलते थे उसे। लेकिन इसी के साथ साथ वहां पे जीपीयू माइनिंग भी थी, लेकिन उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जो नई करेंसी आ रही है उस पर सिर्फ जीपीयू माइनिंग ही चलती है, उनके लिए कोई भी ASIC बेस कोई कंपोनेंट नहीं है जिससे वो माइनिंग कर सके। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी माइनर्स हैं वो जीपीयू खरीद रहे हैं माइनिंग के लिए। अब आपको तो 1 या 2 ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं अपनी गेमिंग के लिए, लेकिन उनको चाहिए होते हैं 16 ग्राफिक कार्ड, 20 ग्राफिक कार्ड। वो एक बार में ही खरीद लेते हैं। उनका जो वो रिग बनाते हैं अपनी जीपीयू माइनिंग के लिए, वो मिनिमम उसमें 6 जीपीयू लगाते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, और मैक्सिमम तो 16-14 इतने ग्राफिक कार्ड वो लगा ही लेते हैं अपनी माइनिंग के लिए। ऊपर से उनके पास एक रिग नहीं होता, एक सिस्टम नहीं होता माइनिंग के लिए, उनके पास काफी सारे सिस्टम लगाए रखे होते हैं उन्होंने। कईयों के घर में 2-2, 3-3, 4-4 लगे होते हैं, 6-6 जीपीयू वाले लगे होते हैं, कईयों के पास 14 जीपीयू वाले होते हैं, कईयों के पास उससे ज्यादा भी होते हैं, और कई तो पूरा इसको बिजनेस बना के रखा हुआ है और वो हजार सिस्टम लगा रखे हैं सिर्फ माइनिंग के लिए। हालांकि बिटकॉइन की माइनिंग अब बिल्कुल डेड हो चुकी है, अब इसमें फायदा बचा नहीं है। तो अब लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं इथेरियम माइनिंग की तरफ, Zcash माइनिंग की तरफ, मोनेरो की तरफ। यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो इन माइनिंग की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स का एक रूल है डिमांड और सप्लाई का, अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है तो प्राइस अपने आप उठ जाता है, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड घट जाती है तो प्राइस डाउन चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है। अगर आप मार्केट में अभी जाओ और आप AMD ग्राफिक कार्ड ढूंढना चाहो 480, 580 या फिर RN का 290X है शायद, ये सारे बेस्ट माने जा रहे हैं माइनिंग के लिए इथेरियम की। ओवरऑल शॉर्टेज पड़ रही है मार्केट में, हालांकि मिड रेंज ग्राफिक कार्ड्स को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही जैसे 10-15 हज़ार वालों को, लेकिन उससे ऊपर के ग्राफिक कार्ड्स पर माइनर्स की नज़र है और जो भी उनको बेस्ट लगता है वो मार्केट से उठा लेते हैं बल्क में, और जिसकी वजह से ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज हो जाती है
और उसके बाद में वो महंगे बिकने चालू हो जाते हैं। तो ये वजह है कि ग्राफिक कार्ड इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। लेकिन अब इस पर एनवीडिया और AMD ने इस पर कुछ अनाउंसमेंट करी है कि आने वाले वक्त में वो माइनर्स के लिए एक अलग से ग्राफिक कार्ड निकालेंगे, ताकि वो गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स की शॉर्टेज ना होने दे मार्केट में, क्योंकि इसका पूरा असर पड़ रहा है गेमिंग इंडस्ट्री पर और इस पर ज्यादा असर ना पड़े, इस वजह से वो अलग से ग्राफिक कार्ड बनाने वाले हैं माइनर्स के लिए। और ऊपर से ASIC बेस कंपोनेंट भी बन रहे हैं इथेरियम माइनिंग के लिए, क्योंकि इसमें और ज्यादा हैश रेट मिल जाते हैं उनको। तो यही रीजन है कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं इसी तरह की कंटेंट आपको देता रहूं।